हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। आपकी यहां पर बुक 1 चल रही थी, यानी हम भारत भौतिक पर्यावरण पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आपका जो है यहाँ पर अध्याय 4 चल रहा था, जलवायु, और हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पे पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेते हैं इस अध्याय की। देखिए, आपने जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 की आपकी जो लास्ट हेडिंग थी वो आपकी थी मानसून को समझना। आपने जाना था कि भारत में मानसून का अध्ययन कैसे करते हैं हम, ठीक है, यानी कि हम 16 कारकों के आधार पर भारत में मानसून का अध्ययन करते हैं। वहीं विश्व के संदर्भ में हमने बताया था आपको कि पूर्वी प्रशांत महासागर में एक फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती और हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पोर्ट डार्विन के बीच जो स्थिति होती है, वायुदाब होता है, उसका अंतर माप कर किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने पिछले अध्याय में नोट कर ली थी। अब देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ जो मानसून है, भारतीय मानसून है, ये यहाँ पर 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार से आता है। पहली स्थिति में हमारे यहाँ जो भारतीय मानसून है वो आता है ग्रीष्म ऋतु में, और दूसरी स्थिति में हमारे यहाँ शीत ऋतु में, यानी दोनों ही स्थितियों में हमारे यहाँ मानसून में जो है वर्षा होती है। अब यहाँ पर हमें ये जानना बड़ा ही आवश्यक होगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने केवल कुछ अवधारणा ही पढ़ी होंगी। कुछ अवधारणा आपने ये पढ़ी थी कि भाई केवल ITCZ जो है, ITCZ के खिसकने मात्र से ही हमारे यहाँ मानसून का आगमन होता है, आपने ये पढ़ा है अब तक। यानी अमूमन आप किसी भी चैनल पर देख लें, किसी अन्य जगह पर देख लें, तो आपको ये कॉमन अवधारणा बता दी जाती है कि ITCZ के खिसकने के कारण मानसून का आगमन और मानसून का बहिर्गमन होता है। ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ITCZ के अलावा भी हमारे वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, जैसे वायुदाब हुआ, वायुपेटियाँ हुई, तो उन सब की दशा भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मानसून को प्रभावित करती है। और वो सब चीज़ें हम इस आपकी ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि में और शीत ऋतु की क्रियाविधि में देखेंगे कि हमारे आसपास मौजूद वायुदाब की पेटियाँ किस तरह से हमारे मानसून पर प्रभाव डालती हैं। यानी यहाँ पर ITCZ का प्रभाव होता ही होता है, इसके अलावा जो वायुदाब पेटियाँ होती हैं वो भी प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। अब देखिए, इसमें आपकी पहली सब पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में पहली सब हेडिंग है यहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि में धरातली वायुदाब और पवनें। यानी धरातली स्तर पर वायुदाब क्या होता है, पवनें कैसी चल रही होती हैं। आप सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ गंगा के मध्य मैदान में लगभग 20 से 25 डिग्री जो है यहाँ पे अक्षांश के मध्य, यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो जाता है, ITCZ का क्षेत्र तैयार हो जाता है, यानी कि जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो उसे भरने के लिए जो पवनें चल पड़ती हैं, और पवनें जो चल पड़ती हैं, तो आपने एक सिद्धांत भी पढ़ा होगा। यानी आप, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जाएं, हम थोड़ा मैप पर जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक मैप है, मैप को प्रस्तुत करते हैं। देखिए मैप कहाँ गया, मैप ऊपर था, हाँ ये रहा मैप। यानी हमारे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो गया। इसे भरने के लिए हमारे दक्षिणी गोलार्ध में से यहाँ से चल पड़ती हैं उच्च वायुदाब की तरफ से, यहाँ पे हवाएं चल पड़ती हैं, निम्न वायुदाब को भरने के लिए चल पड़ती हैं। आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, यानी कि आपने ये पढ़ा था कि फेरल के नियम के अनुसार कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो होती हैं वो कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण अपने दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो होती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि आपने पढ़ा था फेरल के नियम के अनुसार कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो किस ओर, कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण कहाँ पे मुड़ जाती हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, उसको हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं, उससे कोरियोलिसिस बल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो पवनें होती हैं, यानी यहाँ से चलने वाली पवनें होती हैं, इसी घूर्णन की वजह से कहाँ पर मुड़ जाती हैं, ये दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी राइट साइड में मुड़ जाती हैं, और राइट साइड मुड़ने के उपरांत ये भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जब ये पवनें आती हैं तो अरब सागर से अपने साथ नमी ले लेती हैं और हमारे यहाँ वर्षा करती हैं। ये कॉमन सिद्धांत आपने पढ़ा है, आपने लिखा भी है। अब उसे ही यहाँ पर आगे हम देखेंगे और नोट डाउन करेंगे इसमें। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट इसमें नोट करेंगे। यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट आपका यही है कि हमारे यहाँ जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, यानी कि ITCZ, सिंपल भाषा में लिख लेना कि ITCZ, ठीक है, ITCZ यहाँ पर लिख लेना, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। और देखिए यहाँ पर एक बात और मैं बताऊं, यहाँ पर इस समय तक क्या होता है कि भारतीय क्षेत्र से एक जेट प्रभाव होता है। देखिए जेट धाराएं क्या होती हैं, मैं आपको जेट धाराओं की अवधारणा भी बता देता हूँ। जेट धाराएं जो थी, इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी बम वर्षक जहाज जो थे, जेट विमान, वो जापान की ओर उड़ान भर रहे थे, और उड़ान भरते समय इन्हें अपने एक विपरीत रुख की ओर एक हवा का सामना करना पड़ा था जो है वायुमंडल में। तो जिस कारण यहाँ पर जेट यानों को पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में
उनकी गति कम हो रही थी, और वहीं वो पश्चिम से जब पूर्व लौट कर आ रहे थे, वापस लौट कर आ रहे थे, तब उनकी गति में वृद्धि हो रही थी। तो ऐसे करके नहीं पता चला कि भाई वायुमंडल में एक ऊपर स्तर पर पहुंचकर एक पवन का यानी एक वायुदाब पेटी है, एक वायुदाब पेटी है जिसमें एक तीव्र गति से एक धारा बह रही है, जिसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया। तो जेट स्ट्रीम यहाँ पर इसका संचरण जो होता है वो 7.5 से लेकर 14 किलोमीटर के मध्य क्षोभमंडल में पाई जाती है। और देखिए ये जो पट्टी है यानी कि जो जेट वायु धारा वाली पट्टी है, ये आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही जगहों में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में भी चल रही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये बह रही है, ये दोनों ही जगहों पर ये पाई जाती है। अब देखिए जेट स्ट्रीम पवन का वेग जो है, इसमें मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इसका जो प्रचंड वेग होता है वो शीत ऋतु में होता है। जो आपकी शीत ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है, उसमें इसका प्रचंड वेग होता है। उसमें उसकी जो वायु बहने की मात्रा है जो 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है यहाँ पर, ठीक है। इन 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये बहती है, यहाँ पर अधिक पाया जाता है। और ग्रीष्म काल में यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है, उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो पाता है। यानी ग्रीष्म काल में आईटीसी जेट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो पाता है। जेट स्ट्रीम इतनी प्रबल नहीं होती है, बल्कि शीतकाल में ज़्यादा प्रबल होती है। तो वही बात यहाँ पे दोहराई गई है कि इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह जो होता है वो भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। सेकेंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें आगे लिखेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध से यहाँ पर क्या आता है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध से जो आपका उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहित है, इन दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहित है, ये क्या करती है, ये विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। यानी विषुवत वृत्त को ये क्या करती है, विषुवत वृत्त को पार करके निम्न दाब की ओर अग्रसर हो जाती है। विषुवत वृत्त को पार कर निम्न दाब की ओर अग्रसर हो जाती है। यानी कम दाब वाली लिख लेना, निम्न दाब की पेटी की ओर अग्रसर हो जाती है। यानी कि ये जो वायुधारा होती है फेरल के नियम के अनुसार क्या करती है ये, यानी कि ये उच्च दाब से जैसे ही पवनें जो आपकी यानी कि जब आपको गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आती हैं तो ये मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं फेरल के नियम के अनुसार। तो ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा थर्ड पॉइंट। और यही जो आर्द्र वायुधारा होती है, साथ में इसी में थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड वर्ड ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए इसमें ग्रीष्म ऋतु में आपने एक क्रियाविधि तो धरातली पवनों की और वायुदाब की पढ़ ली। अब दूसरी क्रियाविधि यहाँ पे पढ़ेंगे जो जेट प्रभाव, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो क्या प्रभाव डालता है, वो हमारे यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु का मानसून है उसमें क्या प्रभाव डालता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जेट प्रवाह है, क्योंकि हमारे यहाँ आईटीसी जेट उस समय 20 से 25 डिग्री अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में गंगा के मैदान के मध्य स्थापित हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जेट प्रवाह होता है हमारे क्षोभ मंडल में बह रहा होता है। तो क्षोभ मंडल वाला जो जेट प्रवाह है उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो स्थिति अब पहुंच जाती है गंगा के मैदान को छोड़कर, वो नीचे खिसक आता है और नीचे खिसक कर वो प्रायद्वीपीय भारत की ओर बहने लगता है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर बहने लगती है वो पट्टी वो वाली। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। और इसी में लिख लेना, यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 अंश उत्तर अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होने लगता है वैसे वैसे ये इसकी स्थिति पूर्ववत होने लगती है, यानी ऊपर ऊपर जाने लगता है। मैंने आपको बताया था कि पूरी वायुदाब की पेटी है ये वाली जेट प्रवाह वाली, ऊपरी वायुसंचरण की पेटी है पूरी, और जो कि आईटीसी जेट की वजह से क्या होती है, ये खिसकती रहती है, यानी कि इसकी मात्रा में कमी आती रहती है। और हमने ये भी देखा था कि सबसे ज्यादा प्रबल ये कब होती है, ये वाली जो जेट प्रवाह सबसे ज्यादा प्रबल होता है शीत ऋतु में, यानी सर्दियों की ऋतु में सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो आपने स्थिति देख ली, जेट प्रवाह खिसक जाता है। जेट प्रवाह की खिसकने की वजह से यहाँ पर और जो पवन है, यानी आपका आईटीसी जेट यानी कि जो आपका अंतः अवसरण क्षेत्र है, निम्न अंतः अवसरण क्षेत्र है आपका जो है, उस गड्ढे को भरने के लिए पवनें आती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में, और ऐसे करके हमारे यहाँ उनकी एंट्री हो जाती है। ये चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली एक स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि एक पूर्वी जेट प्रवाह भी होता है, यानी अभी तो आपने यहाँ पे पढ़ा ऊपरी परिसंचरण या फिर जेट प्रवाह देखा, इसके अलावा एक पूर्वी जेट प्रवाह, यानी पूर्व की ओर से आने वाला ये जेट प्रवाह आप देख पा रहे होंगे कि पूर्व की ओर से भी एक जेट प्रवाह आ रहा होता है। तो इसकी स्थिति क्या पड़ती है, देखिए पूर्वी जेट प्रवाह की वजह से पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति यहाँ से होती है, आपके बंगाल की खाड़ी, इधर इंडोनेशिया जावा वगैरह के समुद्र वगैरह है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चक्रवात है अपने साथ क्या करता है, ये जो है उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी वाले चक्रवात जो है, ये देख पा रहे हैं ये चक्रवात लेके आता है। इन चक्रवातों से क्या होता है, भारत के पूर्वी तट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर इसमें नोट कर लेना, इसमें पहला पॉइंट कि पूर्वी जेट प्रवाह जो है उस तटबंधी चक्रवातों को भारत में लाता है, पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। और सेकंड पॉइंट है नोट कर लेना कि इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा गहनता एवं प्रवाह जो है
एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप पर निर्धारण पर पड़ता है। यानी चूंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि यहां से मानसून आ रहा है और एक तरफ से पूर्वी जेट प्रभाव के साथ यहां से मानसून आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्लैश होगा, तो इनसे भी हमारे भारत में कहीं ना कहीं इसका असर ग्रीष्म ऋतु के मानसून पे पड़ता है। ये बात यहां पर कही गई है, तो सेकंड पॉइंट आपने इसमें नोट कर लिया है। अब इसी प्रकार हमारी शीत ऋतु की जो क्रियाविधि है उसमें भी मानसून में कुछ क्रियाविधि होती है, कुछ प्रभाव पड़ता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है? देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, एनसीईआरटी में ये सब चीजें जो है डीपली देखने को मिल जाएंगी। अक्सर कोचिंग्स वगैरह में या फिर अक्सर जो यूट्यूब वगैरह चैनल पर वो लोग इतनी डीप पे नहीं बताते हैं, वो तो केवल ITCZ को ऊपर नीचे खिसकाकर बता देते हैं, ITCZ खिसक गया, ऊपर खिसक गया, नीचे खिसक गया, उन्हें और जो बहुत सारे कारक हैं वो सब छुड़वा देते हैं, जबकि एनसीईआरटी में आपको ये सब कारक पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी के कारकों को ये बोझ ना समझें। काफी लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं सर आप छुड़वा देते हैं। मैं छुड़वाता नहीं हूं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट समझते नहीं हैं। तो आप ये लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया होगा। तो इसमें भी वही हेडिंगें चलेंगी कि शीत ऋतु में हमारा धरातली वायुदाब कैसा है, हमारे यहाँ शीत ऋतु में धरातली पवनें किस प्रकार चल रही हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु के दौरान सूर्य जो होता है दक्षिणायन होना लगता है। दक्षिणायन होने की वजह से हमारे यहाँ क्या होता है कि ऊपर तो यहाँ पर एक बन जाता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र, यानी यहाँ पर तो एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और नीचे कहीं यहाँ पे बन जाता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो इसे भरने के लिए हमारे यहाँ से पवनें चल पड़ती हैं। निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए हमारे यहाँ पवनें चल पड़ती हैं, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। ये बात आपने जानी है, पढ़ी है। तो यहाँ उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब को भरने के लिए पवनें चल पड़ती हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि यहाँ ये जो है आगे इसमें क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर यही लिखेंगे पहले धरातली वायुदाब और पवनों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट कि यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट कि इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर एक उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। पहला पॉइंट लिख लिया होगा। और इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। यानी कि उच्च वायुदाब केंद्र की आपने पढ़ा है कि उच्च वायुदाब केंद्र की ओर से हमेशा निम्न वायुदाब केंद्र की ओर जो है पवनें चलती हैं। तो हमारे यहाँ जो है आपके यानी कि हिमालय के उत्तर में जो क्रिएट हुआ है उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हुआ है, तो वो से निम्न वायुदाब की ओर यानी इसे भरने के लिए पवनें ऐसे करके चल पड़ती हैं, ऐसे करके इसे चल पड़ती हैं। वो बात यहाँ पे कही गई है। तो यानी आपने पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ देश में उस समय चूंकि यहाँ पर जो हमारा जो ये वाला हिस्सा है जमीनी हिस्सा है, जमीनी हिस्से में नमी तो होती नहीं है। तो जमीनी हिस्से में जब नमी ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत जो नमी होती है, यानी ज़्यादा नमी नहीं होती है, हल्की बहुत नमी होती है, हल्की बहुत नमी ये अपने साथ बटोर लेती हैं पवनें। ये जैसे जो भरने के लिए पवनें चल पड़ती हैं वो अपने साथ थोड़ी बहुत जमीन से धरातल से नमी को भी साथ ले लेती हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है। इसमें सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। अब आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ यहीं से लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे लिख लेना आप कि ये शुष्क महाद्वीपीय पवनें, ये शुष्क महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं। यानी कि हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ व्यापारिक पवनें भी पाई जाती हैं। व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। चूंकि इन्हें व्यापारिक पवनें इसलिए कहा गया कि जो आपके पूर्व के समय में यानी कि आपके मध्यकालीन भारत के समय में जो जहाज होते थे, पतवार वाले जहाज होते थे, तो वो जब जैसे ही इन अक्षांशों में आते थे तो इनके प्रभाव के कारण अपने आप यानी ये प्रभाव के कारण ये जहाज क्या होते थे, अपने आप दौड़े चले जाते थे, ऐसे करके हमारे भारतीय तटों तक पहुंच जाते थे इस प्रभाव के कारण। तो वही नाम रख दिया गया इन्हें, यानी कि ये व्यापारिक पवनों की संज्ञा इन्हें दे दी गई। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में अच्छा खासा व्यापार होता था, समुद्री व्यापार होता था, इसलिए इन पवनों को अक्षांश वाले स्थिति को व्यापारिक पवनों का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर आपने सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब इसी में यानी कि जब ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों संपर्क में आती हैं और इससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। यानी ऐसे करके हमारे शुष्क उत्तरी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि इनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है। नमी की मात्रा होने की वजह से ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे उत्तरी भारत में क्या होती है, शुष्क पवनों की प्रबलता होती है। यहाँ पे शुष्क पवनें बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि आपको पता होगा धरातल पर नमी कहाँ से रखती है, धरातल पर नमी तो बहुत ना के बराबर होती है। तो ये पवनें बताया गया कि इस वजह से हमारे यहाँ पर एकदम शुष्क ऋतु क्रिएट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने ये स्थिति देख ली, धरातली वायुदाब और पवनों की स्थिति देख ली। अब देखते हैं कि हमारा जेट प्रवाह क्या कहता है। शीत ऋतु में हमारे यहाँ जेट प्रवाह किस प्रकार से बह रहा है। तो सेकंड सब पॉइंट आप डालेंगे जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। अब देखिए जेट प्रवाह की स्थिति देखें तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई जेट के बारे में वही सब कॉमन है कि ये कहाँ से कहाँ बहता है। इसमें आप लिख लीजिए यहाँ पर ये जो है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये कहाँ बहता है, समस्त मध्य और पश्चिमी एशिया, पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है।
पहला पॉइंट लिख लेना कि 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया, पश्चिम से पूर्व बहने वाली यानी पश्चिम से पूर्व जो पवनें बहती हैं, इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें जो बह रही हैं, इनके प्रभाव में आ जाता है। और ये पवनें क्या करती हैं, ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चली जाती हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें हम जेट प्रवाह कहा जाता है। यानी आसान भाषा में इन्हें क्या बताया गया है, इन्हें बताया गया है जेट प्रवाह बताया गया है। अब देखिए हमारे यहाँ तिब्बत का जो पठार है, वो तिब्बत की उच्च भूमि वाला पठार है, वो अवरोधक का काम करता है। तो अवरोधक का काम करने की वजह से क्या होता है कि ये पवनें दो भागों में बट जाती हैं। यानी कि मैं यहाँ पर ये आपके सामने डायग्राम है और बता दे रहा हूँ, ये पवनें इस तरह से चल रही हैं। यहाँ पर 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पवनें चलती हैं और आपने देखा है यानी कि ये मध्य और पश्चिमी एशिया से चल रही हैं, यानी कि यहाँ से मध्य मिडिल ईस्ट से चल रही हैं, पश्चिमी एशिया चल रही हैं, ऐसे चल के आ रही हैं। तो ये अवरोधक का काम कर रहा है। अवरोधक का काम करने की वजह से एक धारा तो यहाँ निकल जा रही है और एक धारा ऐसे आ जा रही है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इन्हें यहाँ पर जेट पवनों की संज्ञा दी गई है, जेट प्रवाह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें अब आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पर इसमें कि ये पवनें इसमें लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसी में, यहाँ पर इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना आप, सेकंड पॉइंट करके तिब्बत उच्च भूमि, यहाँ पर यानी कि तिब्बत उच्च भूमि इनके लिए अवरोधक का काम करती है, इनके लिए अवरोधक का काम करती है। और इसके परिणाम जिससे यह दो भागों में बट जाती है, जिससे क्या होता है ये भाई दो भागों में बट जाती है। यानी तिब्बती जो उच्च भूमि है वो इन पवनों के लिए क्या करती है, एक अवरोधक का काम करती है। अवरोधक का मैंने बताया तिब्बत की उच्च भूमि, तो इससे क्या होता है एक धारा ऊपर निकल जाती है और एक हमारे यहाँ प्रवेश कर जाती है। तो जेट प्रवाह हमारे यहाँ प्रवेश कर जाता है, तो ये दो भागों में बट जाती है। दो भाग कौन कौन से हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट अब आप डालेंगे यहाँ पर पहला सब पॉइंट, यानी इस तरह से पहला सब पॉइंट डालेंगे। एक शाखा जो है यहाँ पर लिख लेना तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। दूसरी शाखा यहाँ पे कहाँ बहती है, यहाँ पे लिख लेना इसकी दक्षिणी शाखा, सेकंड सब पॉइंट इसी में सेकंड सब पॉइंट आप याद देंगे। इसकी दक्षिणी शाखा कहाँ बहती है, ये आप लिख लीजिए। इसकी दक्षिणी शाखा जो है हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई मुड़ जाती है, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी आपने अब ये देख लिया कि हमारे यहाँ जेट पवनों का प्रवेश हो चुका है, जेट धारा जो हमारे यहाँ थी उसका प्रवेश सर्दियों में हो चुका है। जेट प्रवाह का कैसे हो चुका है वो भी आपने देख लिया कि जेट प्रवाह जो था यहाँ पर आपके तिब्बत की उच्च भूमि की वजह से दो भागों में डिवाइड हो गया, एक उत्तरी स्तर पर निकल गया, निचले स्तर पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जेट प्रवाह तो हमारे यहाँ आ ही गया, इसके अलावा एक कारक और होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। क्योंकि उस समय हमारे जो आपने पढ़ा है भूमध्य सागर की स्थिति दिखा दे रहा हूँ, ये जो है ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में कुछ चक्रवाती तूफान तैयार होते हैं उस समय। तो वो चक्रवाती तूफान जो होते हैं ना पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो तैयार होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ उन्हें बोला जाता है। तो उनसे क्या होता है वो तूफान हमारी ओर चल पड़ते हैं, हमारे यहाँ चल पड़ते हैं, तो कैस्पियन सागर से अपने साथ नमी ले आते हैं। तो नमी ले आने के उपरांत वो क्या करते हैं हमारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और भारत में प्रवेश करने के उपरांत क्या होता है यहाँ पर हिमालय की तलहटी में इस साइड में अच्छी खासी उत्तर भारत में वर्षा करते हैं, समझे। यानी यहाँ पर उत्तरी भारत में अच्छी खासी वर्षा भी वो करते हैं। तो ये यही चीजें हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप अब नोट करेंगे थर्ड, यानी कि यहाँ पर अब आपका देखिए यहाँ पे जेट प्रवाह देख लिया आपने। अब अगली जो हेडिंग है आपकी शीत ऋतु की क्रियाविधि में थर्ड सब हेडिंग, ये थर्ड सब हेडिंग आपकी डालेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है जाड़े के मौसम में प्रवेश करता है। यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये लिख लेना यहाँ पर इसी में ही, पहला पॉइंट इसमें आपने नोट कर लिया होगा या फिर नहीं नोट किया है तो आप लिख लें यहाँ पर। पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेंगे यहाँ पर इसमें कि पश्चिमी विक्षोभ आपका जो है ये बाहर, यानी कि यहाँ पर लिखना पश्चिमी विक्षोभ जाड़े के मौसम में, पश्चिमी विक्षोभ क्या करता है जाड़े के मौसम में जो जेट प्रवाह है इसके द्वारा हमारे भारत में प्रवेश करता है। यानी आपने जेट प्रवाह पढ़ा, जेट प्रवाह चल रहा होता है क्षोभ मंडल के द्वारा, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर पर क्रिएट होते हैं वो हमारे यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो पहला पॉइंट ऐसे लिख लेना पश्चिमी विक्षोभ जाड़े के मौसम में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा, जैसी मैं भाषा लिखवा रहा हूं वही लिखना, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। और ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, लिख लेना इसी में, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। अब शीतकाल में क्या होता है कि इनके आने का एक संकेत है, इनके आने का संकेत ये है कि इनके आने से रात्रि में तापमान में वृद्धि हो जाती है। इन पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभों के आने से इनमें तापमान में हमारे यहाँ वृद्धि हो जाती है। और इन्हें लेके कौन आता है, इन्हें लेके आने वाली जो चीज है वो जेट प्रवाह है। यानी कि हमारे भूमध्य सागर पर पश्चिमी चक्रवाती तूफान जो तैयार हो रहे हैं उन तूफानों को लाने का काम कौन करता है, जेट प्रवाह करता है, जो कि आप लिख चुके हैं जेट प्रवाह, ठीक है, इसके बारे में आप लिख चुके हैं। तो इसी में सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। पहले का सब पॉइंट, शीतकाल में रात्रि में तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत ये माना जाता है, यानी इनके आने का पूर्व संकेत के तौर पर माना जाता है।
इसी समय क्या होता है, यहाँ पे सेकंड स्थिति बताई है कि भाई यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे सितंबर होता है, चूंकि हमारे यहाँ के समुद्र जो हैं समुद्र देरी से गर्म हो पाते हैं, तो जैसे जैसे सितंबर का महीना आता है वैसे वैसे क्या होता है, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने लगता है, यानी बंगाल की खाड़ी का तापमान बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, इसमें चक्रवात स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जैसे जैसे चक्रवात स्टार्ट होते हैं तो चक्रवात क्या करते हैं, ये आपके पूर्वी जो घाट है और आपके बंगाल वाले हिस्से को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चक्रवात भी इसी समय आते हैं। सितंबर वाले चक्रवात अक्टूबर नवंबर के महीने तक खूब अब यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर वर्षा करते हैं, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे तबाही मचाते हैं इस छोर पर। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर एक स्थिति तो आपने पश्चिमी विक्षोभ की देख ली। पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ कहाँ पे वर्षा हो रही थी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। पश्चिमी विक्षोभ से हमारे केवल उत्तर भारत में वर्षा हो रही है, केवल इस वाले रीजन में वर्षा हो रही है, पूरे में वर्षा नहीं हो रही है। यानी ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से आ रहा है, इससे केवल यहाँ तक वर्षा हो रही है, इस रीजन में वर्षा हो रही है। यहाँ पे वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहे हैं, मैंने बताया था सितंबर के महीने तक तापमान गर्म हो जाता है, समुद्र का तापमान जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है वैसे ही यहाँ पर जो है पानी भाप बन के ऊपर उठने लगता है, चक्रवातों का निर्माण होने लगता है। चक्रवात जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर बंगाल की खाड़ी के नजदीक क्या है आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट से टकराने लगते हैं और यहाँ पर एक जोरदार वर्षा करते हैं, आंधी तूफान लाते हैं। ये बात आप देखते भी होंगे। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर अब आप नोट करेंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जी बोले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इससे क्या होता है, इनसे तेज गति की हवाएं और भारी बारिश होती है। इनसे तेज गति की हवाएं और भारी बारिश होती है। और इसी में सब पॉइंट लिख लेना, ये किसे किसे नुकसान पहुंचाते हैं। ये मोस्टली जो नुकसान पहुंचाते हैं ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। तो ये आपने ऐसे करके देख लिया कि कैसे करके ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि में कौन कौन से कारक उन्हें ग्रीष्म ऋतु को प्रभावित करते हैं, शीत ऋतु की क्रियाविधि में मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों पर आपने अध्ययन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में मौसम विभाग के अकॉर्डिंग ऋतुएं कितने प्रकार की हमने डिवाइड की हैं। तो वो चीजें अब हम आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें भारत में ऋतुओं की लय देखें तो हमने भारत में ऋतुओं के आधार पर हमारा जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसमें हमने 4 प्रकार की ऋतुओं में हमने डिवाइड कर लिया है। शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु है और मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी मानसून के लौटने की ऋतु है। तो यहाँ पर अब ऋतु वाइज यहाँ पे चर्चा होगी कि ऋतु वाइज क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे ऋतुएं प्रभाव डालती हैं। तो वो अब आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात एनसीईआरटी की ये है कि एनसीईआरटी में हर चीज को सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। बस आप उसे एक सिस्टमेटिक ढंग से उसे नोट डाउन करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नहीं, एक सिस्टमेटिक ढंग से हर टॉपिक पर बहुत डीपली एक एनालिसिस दिया हुआ है। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी अगर आप यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि हमने 4 प्रकार की मौसम जो वैज्ञानिक वर्ष को हमने 4 ऋतुओं में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, हेडिंग डाल लेना ऋतुओं की लय। इसमें लिखेंगे मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। इसमें आपकी पहली हेडिंग आएगी शीत ऋतु। शीत ऋतु जिसे हम सर्दी का काल बोलते हैं, शीत ऋतु। तो सबसे पहली इसमें शीत ऋतु में भी अब पहली सब हेडिंग अब आपकी पड़ेगी। यहाँ पे शीत ऋतु में पहली सब हेडिंग आपकी ये है कि इसमें तापमान कैसा रहता है शीत ऋतु में। देखिए, अगर हम बात करें तो शीत ऋतु की जो मात्रा है वो उत्तर भारत में तो अच्छी खासी देखने को मिलती है, वहीं दक्षिण भारत में कोई शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। दक्षिण भारत में शीत ऋतु न पाई जाने का रीजन ये है कि वहाँ पे समुद्र का समकारी प्रभाव होता है और समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से दक्षिण भारत में कोई स्पष्ट रूप से शीत ऋतु नहीं होती है। वहीं आपकी जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के मैदानों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठंड पड़ने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारतीय मैदानों में समुद्र से दूर है ये मैदान और यहाँ पर महाद्वीपीय टाइप की जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर उत्तर भारतीय मैदानों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे करके आपने जान लिया कि तापमान कैसा होगा। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना अगर छोड़ना चाहें, देखिए मैं तो बस यही कहूँगा कि लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट। यहाँ पर उत्तर भारत की स्थिति देख ले रहे हैं, उत्तर भारत में ठंड क्यों पड़ती है ज़्यादा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला सब कारण यहाँ पे लिखेंगे, पहला यानी ये सब पॉइंट करके लिखेंगे इसी में। पहला सब कारण क्या है यहाँ पर कि हिमालय की श्रेणियों में जो हिमालय की श्रेणियाँ में पहुँच गया, कहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तर भारत के राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु को अनुभव करते हैं। पहली बात यह है कि हमारे यहाँ ऊपर उत्तर भारत के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो भी ऊपर उत्तर भारत के राज्य हैं, तो ये समुद्र से दूर हैं। समुद्र से दूर होने की वजह से जो समुद्र की समकारी जलवायु होती है उनका प्रभाव उनका नहीं पड़ पाता है। और आप जानते हैं जहाँ के तापमान में दिन और रात में या फिर जहाँ के तापमान में डिफरेंस पाया जाता है,
सर्दियों के ऋतु के तापमान में या ग्रीष्म ऋतु के तापमान में एक लंबा डिफरेंस पाया जाता है, तो वहाँ की जलवायु को हम महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है उत्तर भारत में उस समय। तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, पहले पॉइंट का ये सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है, सेकंड सब पॉइंट इसी में लिखेंगे अब आप, सेकंड सब पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो हमारी हिमालय की निकटवर्ती श्रेणियां हैं इनमें हिमपात होता है। हिमपात होने का कारण क्या? पश्चिमी विक्षोभ, जो कि जेट प्रवाह के द्वारा भारत में प्रवेश करता है। तो ये क्या करता है कि जो हिमालय की श्रेणियां हैं इनमें हिमपात करता है, इनमें जो वर्षा की जो मात्रा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। यानी हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा था जेट प्रवाह से, वो क्या करता है हिमालय की श्रेणियों में हिमपात भी करता है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ शीतलहर उत्पन्न हो जाती है इस हिमपात की वजह से। तो उत्तर भारत में और ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आपने दूसरा कार्ड तो ये देख लिया होगा, ठीक है। यानी कि इसे बी सब पॉइंट करके आप नोट कर लेना पहले पॉइंट का। सी सब पॉइंट यहाँ पर वही बताया गया है, कैस्पियन सागर वाला सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है कि कैस्पियन सागर यानी फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें जो होती हैं वो उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। यानी कैस्पियन सागर से चलने वाली और तुर्कमेनिस्तान से चलने वाली ठंडी पवनें होती हैं, ये भारत में शीत ऋतु ला देती हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ क्या होता है, उत्तर भारत में ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर हम वही बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत में कोई स्पष्ट रूप से कोई शीत ऋतु नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना आप यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना आप कि प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण, यानी लिख लेना प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। कोई निश्चित शीत ऋतु, ये लाइन बाद में ऐड कर लेना, कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तो ऐसे करके आपका ये यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे यहाँ शीत ऋतु में टेम्परेचर कैसा है, वो आपने नोट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी शीत ऋतु की जो मेन हेडिंग है, शीत ऋतु की हेडिंग। अब शीत ऋतु की हेडिंग में दूसरी स्थिति हम देखते हैं वायुदाब और पवनें। नहीं, इस समय वायुदाब कैसा होता है हमारे यहाँ, पवनें किस प्रकार चल रही होती हैं। तो यहाँ पर आप वायुदाब के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि सूर्य जो होता है दक्षिणायन होने लगता है, और दक्षिणायन होने तक क्या होता है 22 दिसंबर तक सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा भी पहुंच जाता है। तो ऐसे करके उत्तर भारत में तो एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, वहीं आपके दक्षिण भारत की ओर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो रहा होता है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ से पवनें क्या कर देती हैं, यानी आपने देखा था तिब्बत के पठार पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और जो मकर रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ऐसे करके पवनें ऊपर से हमारे नीचे की तरफ चल पड़ती हैं। तो ये चीज़ आपने देखी थी अभी। तो यहाँ पे वायुदाब और पवनें में आप नोट करेंगे इसमें पहला पॉइंट इसमें कि दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और इसी में सब पॉइंट यहाँ पर उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। यानी यहाँ पर लिखना उत्तरी मैदान में उच्च वायुदाब, उत्तरी मैदान में उच्च वायुदाब तथा वह दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। यानी क्योंकि दक्षिणी भारत में वायुदाब अधिक ना होने का रीजन क्या है, दक्षिणी भारत जो है आपका विषुवत रेखा की थोड़ा पास में पड़ता है, इसलिए वहां पर ज़्यादा वायुदाब नहीं महसूस होता है। तो यहाँ पर आपने सब पॉइंट पहले का नोट कर लिया होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में ही लिखेंगे सब पॉइंट करके। परिणाम स्वरूप अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर वो भी आप नोट कर लीजिए कि परिणाम स्वरूप इसी में सेकंड सब पॉइंट करके यहाँ पर लिखेंगे, इसमें बी सब पॉइंट करके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से, यानी परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। यानी कि हमारे यहाँ उत्तर पश्चिमी जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है उस क्षेत्र से, कहाँ पर हिंद महासागर में स्थित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र यानी मकर रेखा पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है, उसे भरने के लिए पवनें चलना स्टार्ट कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं, जब ये पवनें ऊपर से ऐसे करके आ रही होती हैं, ऐसे करके चल रही होती हैं ऊपर से, तो पवनों की दिशा बताई गई, कैसे पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए जब ये पवनें आ रही होती हैं तो यहाँ पर पहले सब पॉइंट का सी सब पॉइंट अब आप लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गंगा घाटी में इन पवनों की दिशा जो है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। इन गंगा घाटी में ये पवनें जो आती हैं उनकी दिशा कैसी होती है, पश्चिम की ओर, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हो जाती है। और वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा कैसी होती है, उत्तरी हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया होगा, यानी कि आपने पहले का सब पॉइंट, यानी कि ये आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे वायुदाब और पवनें कैसी बह रही हैं शीत ऋतु में। अब देख लेते हैं वर्षा की मात्रा कि शीत ऋतु में हमें मिलने वाली जो वर्षा है वो हमें कितनी मिल रही है, ये भी हमें देखना जरूरी है, शीत ऋतु में वर्षा कितनी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं वर्षा के बारे में, थर्ड सब हेडिंग इसी में शीत ऋतु में डाल लेना, तीसरी सब हेडिंग बस वर्षा के बारे में। यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए शीतकालीन में आपको पता है कि मानसून पवनें
कैसी चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। यानी शीतकाल में ये होता है कि पवनें जो होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण क्या होता है कि पवनों में नमी नहीं होती है, क्योंकि अगर समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तभी तो नमी होगी और वर्षा कर पाएंगे अंदर। अब स्थल से समुद्र की ओर चल रही है तो नमी तो होने की संभावना ही नहीं है, तो ऐसे करके यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर कही गई है। पहला पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे यहाँ पर, इसमें कि शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि ये इनमें नमी नहीं होती है। तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, वर्षा क्यों नहीं करती, इनमें नमी नहीं होती है स्थल से चलने की वजह से। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है कि हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ जो है वो वर्षा करता है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, इसमें सेकेंड पॉइंट नोट कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना आप कि अपवाद स्वरूप उत्तर पश्चिमी भारत में, अपवाद स्वरूप क्या है आपका उत्तर पश्चिमी भारत में, यहाँ लिख लेना इसी में, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अपवाद स्वरूप उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी है। क्योंकि हमारे यहाँ उस समय रबी की फसल की खेती होती है, तो रबी की फसल के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किसके लिए उपयोगी होती है, रबी की फसल के लिए। देखिए ये प्रश्न जो है पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में, कि जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ वर्षा लेके आता है वो किस फसल के लिए लाभदायक होती है, वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ये आप ध्यान रखना। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा सेकेंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर वही बात लिखी है कि ये जो वर्षा है लघु हिमालय पर, ये वर्षा किसके रूप में होती है, ये लघु हिमालय पर वर्षा ये हिमपात के रूप में होती है। यानी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है लघु हिमालय पर ये हिमपात के रूप में होती है। तो यहाँ पर सेकंड का ए सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब सेकंड का बी सब पॉइंट और आएगा यहाँ पर, वो और लिख लेना। यहाँ पर सेकंड का बी सब पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर लिख लेना इसमें कि वर्षा की मात्रा जो है वो मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर और पर्वतों पर उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है उसकी मात्रा कैसे कैसे घटती जाती है, पश्चिम से पूर्व, यानी ऐसे कर करके बिल्कुल कम रह जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर पर्वतों की बात करें तो पर्वतों में उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर में बहुत अच्छी वर्षा होगी, लेकिन जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे वर्षा कम होती जाएगी। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, यानी आपने सेकंड के दोनों सब पॉइंट, ए सब पॉइंट, ए यानी ए सब पॉइंट और बी सब पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, देखिए आपको पता है कि उत्तर पूर्वी मानसून जो पवनें होती हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ क्या होती है, उसकी वजह से चक्रवाती या झंझावाती वर्षा भी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था शीत ऋतु में हमारे यहाँ चक्रवाती तूफान भी आते हैं, तो उनसे भी कुछ हमारे यहाँ वर्षा का वितरण होता है। तो थर्ड पॉइंट अब आप यहाँ पर नोट कर लेना इसमें वर्षा में कि उत्तर पूर्वी मानसून पवनें यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के बीच, यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के बीच कहाँ पर, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं, यानी वही चक्रवाती या झंझावाती वर्षा ये करती हैं। तो ऐसे करके आपने देख लिया कि शीत ऋतु में वर्षा का वितरण कैसा हो रहा है, वर्षा किस प्रकार से हमें मिल रही है, किन किन क्षेत्रों से मिल रही है, वो आपने देख लिया। देखिए जब कोई और जो इंडिविजुअल जब नोट्स बनवाता है तो वो बहुत सारे कारक छोड़ देता है। अगर मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको शीत ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बता रहा होता है तो मैं भी एक लाइन में खत्म कर देता और बाद बाकी चीजें हटा देता। लेकिन यहाँ पर चूंकि एनसीईआरटी है तो यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न है, तो सिस्टमेटिक पैटर्न में ही अगर आप लिखेंगे तो आपके नोट्स प्रभावकारी होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली जो यहाँ पर स्थिति है, यानी आपने 4 स्थितियां देखी हैं मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगला जो हेडिंग है, सेकंड मेन हेडिंग है आपकी, ये देखेंगे आप ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसी होती है। यानी हमने जो अपना मौसम को बांटा है, हमने अपनी मौसमी परिघटनाओं को बांटा है 4 ऋतुओं में, तो मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तो अगली ऋतु आपकी जो है सेकंड हेडिंग है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा होता है, पहली सब हेडिंग इसमें डालेंगे, तापमान इसमें कैसा होता है वो देखेंगे। आप सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि भाई यहाँ पर ऊपर जो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर स्थित होता है। कर्क रेखा पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपके उत्तर भारत में गर्मी का जो है अनुभव किया जाता है। वहीं आपके प्रायद्वीपीय भारत जो है, आपके प्रायद्वीपीय भारत वाला रीजन जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरे होने की वजह से वहाँ पर जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है वो मृदु होती है, यानी हल्की, बहुत हल्की होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव पाया जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिख लेना, पहला इसमें वही पॉइंट लिख लेना कि दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत में जैसी प्रखर नहीं होती। ये पॉइंट लिख लेना, इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना आप, ज्यादा पॉइंट नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर उत्तर भारत में टेम्परेचर है, उत्तर भारत में टेम्परेचर की बात करें कितना रहता है, 38 डिग्री से लेकर 48 डिग्री के मध्य रहता है उत्तर भारत में टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में। और वहीं यहाँ पे दक्षिण भारत में टेम्परेचर की बात करें, सब पॉइंट अगला समय, दक्षिण भारत में टेम्परेचर कितना रहता है, दक्षिण भारत में लिख लेना, साउथ इंडिया में ऐसा ही लिख दे रहा हूँ, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, NI समझ जाएंगे आप। नॉर्थ इंडिया का मतलब उत्तर भारत, दक्षिण भारत का टेम्परेचर कितना रहता है
ग्रीष्म ऋतु में 26 से लेकर ये रहता है 32 डिग्री सेल्सियस के बीच, 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच, ये लिख लेना आप। तो ऐसे करके ग्रीष्म ऋतु का तापमान आपने देख लिया, तापमान किस प्रकार का है आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब वही बात आती है, अगली स्थिति यहाँ पर देखते हैं वायुदाब और पवनें, यानी हमारे यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें वायुदाब और पवनें किस प्रकार से चलती हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगली हेडिंग आप डालेंगे ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब। आप सभी को पता है कि देश के आधे से अधिक भाग में ऊपर की ओर जो ऊपर वाला रीजन है, जहाँ पे बताया था कि ITCZ क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर इसे निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर गर्मी की वजह से निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें अब आप चुनिंदा पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट तो आप इसमें यही लिखेंगे कि देश के जो आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब ये पाया जाता है। पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पर आप नोट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम ITCZ की स्थिति देखें तो ITCZ क्या करता है कि ये कहाँ से कहाँ तक स्थित होता है ये बताया गया है। ITCZ जो होता है किसी एक स्थान से लेकर नहीं, ये इसकी स्थिति बताई गई, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये विस्तृत होता है वो बताया गया है। यानी ITCZ जो है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये निम्न दाब का जो लंबाईमान मानसून द्रोणी है ये कहाँ से लेकर कहाँ से होती है, उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल तक और पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक ये आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना होता है। ये बात यहाँ पे कही गई है, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। अगली स्थिति देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि उस समय ये जब वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होता है तो इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ पर पवनें चल पड़ती हैं, पवनें स्थानीय पवनें चल पड़ती हैं। तो ये पवनों में चूंकि नमी तो होती नहीं है, स्थल से चलने के कारण में नमी तो होती नहीं है, तो अपने साथ ये धूल भरी आंधियां लेकर आती हैं। तो आप देखते होंगे कि गर्मी की ऋतु में बहुत ज्यादा आंधियां टाइप चलती हैं, तो ना लू के नाम से जानते हैं। पवनों को किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। चूंकि इनमें नमी बिल्कुल नहीं होती है तो इन्हें लू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है। सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहाँ पर कि उत्तर पश्चिम में अंत्य उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र में केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, ये लिख लेना। और इसी में सब पॉइंट लिख लेना, ये कहां से कहां तक चलने वाली पीड़ादायक पवनें हैं वो भी लिख लेना इसी में ही। ये लिख लेना इसी में ही सब पॉइंट। ये दिल्ली और पटना के बीच लिख लेना, ये यहां पर ऐसे लिख लेना, ये पंजाब से पटना के बीच, ये यहाँ पे लिखा भी है, पंजाब से पटना के बीच चलने वाली पीड़ादायक पवनें हैं, ऐसे करके लिख लेना। ये यहाँ पे लिख लेना, ये पंजाब से बिहार तक चलने वाली पीड़ादायक पवनें हैं, ऐसे लिख लेना इसमें सब पॉइंट। तो ये तो आपका सेकंड का सब पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि आपने देखा होगा कि भाई ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी आपके यहाँ ओलावृष्टि हो जाती है। ओले क्यों पड़ते हैं? अब देखिए यहाँ पर NCERT में ये इस चीज का भी वर्णन है कि ओले क्यों पड़ते हैं। अभी जैसे आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि ओले काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई, तो ओलावृष्टि क्यों हुई? आप सबके माइंड में एक सवाल आया होगा, ओलावृष्टि क्यों हुई? जबकि इन सब चीजों के बारे में जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिविजुअली पढ़ाते हैं बोर्ड वगैरह, वो पढ़ाते ही नहीं, बताते ही नहीं गहनता के साथ। तो वो बात बताई गई है कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि क्यों होती है इस समय में, ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पे कहा गया है, थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहाँ पर जब ग्रीष्म ऋतु होती है हमारे यहाँ, आपको पता है एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र हमारे यहाँ ऊपर क्रिएट होता है। और आपको ये भी पता है निम्न वायुदाब क्षेत्र के अलावा कि हमारे क्षोभ मंडल में जेट प्रभावी पाया जाता है, यानी कि जेट प्रभावी पाया जाता है जिसमें जेट धारा बह रही होती है। इसके अलावा शुष्क और आर्द्र यानी कुछ जो आपकी जो है शुष्क वायुधारा बह रही होती है ऊपर, और कहीं कहीं आर्द्र जो है यानी कि जो जिसमें नमी होती है वो वाली वायुधारा बह रही होती है। तो शुष्क और आर्द्र वायुधारा का एकदम मिलन होता है। मिलन होने से क्या होता है, उसमें जो मौजूद जल के कण है वो जमने लगते हैं, वो जमने के उपरांत भारी हो जाते हैं, भारी होकर वो नीचे गिरने लगते हैं, यानी ओले के रूप में गिरने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर कहा गया शुष्क एवं आर्द्र वायु संहितियों के अचानक संपर्क से, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ऊपर वायुमंडल में स्थित शुष्क और आर्द्र वायु संहितियां हैं, यानी कि जो तमाम पेटियां, वायु पेटियां बोल सकते हैं, वायु संहितियों को वायु पेटियां बोल सकते हैं, तो ये अचानक संपर्क में आ जाती हैं। और इनके संपर्क में आने से क्या होता है, स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं, और इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं और मूसलाधार वर्षा, यहां तक के ओले भी आते हैं। यानी आप देखते होंगे कि भाई ग्रीष्म ऋतु में तमाम ओले पड़ रहे हैं, कहां से पड़ रहे हैं, ये इसी से पड़ते हैं। यानी आपके ऊपर धरातल में, ऊपर आपके वायुमंडल में जो पेटियां बनी हुई हैं, वायुदाब की भिन्न भिन्न पेटियां हैं, यानी कुछ शुष्क पेटियां हैं जिसमें शुष्क हवा बह रही है, कुछ में जो है आर्द्र हवा बह रही है, यानी कि निम्न जो है नम हवा बह रही है। तो जब पेटियां आपस में मिलती हैं तो वहां पर प्रचंड तूफान तैयार करती हैं। प्रचंड तूफान की वजह से आपको क्या है, आपको मूसलाधार वर्षा मिलती है और ओले भी देखने को मिलते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, देखिए ये सब जो बातें हैं NCERT बता रहा है आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब बातें NCERT में पढ़ने को मिल रही है, ये आपको फिलहाल में जो यूट्यूबर्स तमाम जो पढ़ा रहे हैं वहां पे पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो इसलिए NCERT का गहनता के साथ अध्ययन करें, तो आपके माइंड में जो डाउट है वो सारे आज इस चैप्टर के माध्यम से क्रिएट यानी खत्म हो जाएंगे।
अब देखिए हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कुछ और तूफान भी आते हैं, तो उन तूफानों को लिखना बड़ा जरूरी है। इनसे यानी ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, तो हेडिंग डाल लेना ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान कौन कौन से हैं। इनका बहुत ज़्यादा महत्व भी है, इन तूफानों के बारे में पूछा भी जाता है। अब देखिए पहला तूफान इसी में है, पहली हेडिंग है आम्र वर्षा। देखिए इसे इंडिविजुअली आप हेडिंग डाल लेना, चाहे नोट के रूप में हेडिंग डाल लेना, ये इंडिविजुअली डाल लेना ये हेडिंग, ठीक है। तो ये इसमें आम्र वर्षा, आम्र वर्षा का मतलब क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु जो है, देखिए मौसम विज्ञानियों के अकॉर्डिंग जो ग्रीष्म ऋतु आपकी जो है वो ये मार्च से लेकर मई तक मानते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मौसम विज्ञानी जो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से लेकर मई तक मानते हैं। लगभग इनका मानना यही है कि 3 महीने की एक ऋतु है, 3 महीने की सर्दी मानते हैं। यानी कि ये मौसम विज्ञान में मैंने बताया नहीं था, ये इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, और 4 भाग में जब डिवाइड किया है तो प्रत्येक जो ऋतु है इनकी 3 महीने की हुई। यानी कि चाहे शीत ऋतु 3 महीने की होगी, ग्रीष्म वाली 3 महीने की होगी, वर्षा ऋतु 3 महीने की होगी, शरद ऋतु भी 3 महीने की होगी। तो ऐसे 3 चौक 12 यानी कि 12 महीने हो गए ऐसे। तो यहाँ पर आपका जो ग्रीष्म ऋतु का समय जो मौसम वैज्ञानिक मानते हैं वो ये मानते हैं मार्च से लेकर मई तक का समय होता है ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ पर ये जो आम्र वर्षा है ये बताया गया है कि अब आप देखिए मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा जैसे कि ग्रीष्म ऋतु खत्म होने तो खत्म होने का मतलब ये कि मई के एंड में और मानसून से पहले, मई के एंड में और मानसून से पहले। यानी ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे लाइनों का देखिए शब्दों का फेर है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शब्दों के फेर को नहीं समझ पाएंगे तो यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे जिक्र किया है कि मौसम विज्ञान ने 3-3 महीने में डिवाइड किया है, 4 पार्टों में डिवाइड किया है। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कितने से कितने महीने की होती है मौसम वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, मार्च से लेकर मई तक होती है। तो मार्च से लेकर मई तक में यानी कि जैसे ही हमारी जो ग्रीष्म ऋतु एंड हो रही होती है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते और ये पूर्व मानसून बौछारें हैं। चूंकि मानसून का आगमन तो आपको पता है कि 1 जून को या 1 जून में थोड़ा डिले हो जाए तो 4 या 5 जून के लगभग जो है कहां पर केरल के मालाबार तट पर आके टकराता है, और उत्तर भारत में पहुंचते पहुंचते उसे जो है लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। ये बात यहाँ पे आप जानते हैं, पहले से पढ़कर आए हैं, बताई भी है मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जैसे ही 15 या 20 मई का टाइम होता है, 15-20 मई के टाइम पर कि कुछ पूर्व मानसून की फुहारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें आम्र वर्षा की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये आम की फसल जो हो रही होती है केरल में या फिर कर्नाटक में, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती है, तो इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। तो यहां पर आप लिख लेना ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, यानी पहले की मानसून बौछारें पड़ती हैं। क्योंकि मानसून पूर्व मानसून बौछार क्यों कहा गया है? पूर्व मानसून बौछार कहने का मतलब ये है कि आपके मानसून जो है 1 जून के बाद आगमन होता है, यानी 1 जून के बाद आपके देश में वर्षा ऋतु लग जाती है, यानी कि मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप वही लाइन यहाँ पर लिख लेना। आप देखिए आप शब्दों का फेर समझ गए होंगे, काफी सारे अभ्यर्थी इस फेर को समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है ये शायद भाषा गलत लिखी, भाषा गलत नहीं लिखी है, बस आप समझ नहीं पाते हैं उन चीजों को। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। एक अगली वर्षा और होती है यहाँ पर, सेकेंड हेडिंग आपकी है फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार जो होती है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इस वर्षा से हमारे जो है केरल निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। कहवा मतलब कॉफी के फूल खिलने लगते हैं। ये सब जो वर्षाएं दिख रहे हैं ये मानसून से पहले होने वाली वर्षाएं जो हैं ये सब ग्रीष्म ऋतु में वर्षाएं हो रही हैं, यानी कोई मानसून ऋतु में वर्षा नहीं हो रही है, ये ग्रीष्म ऋतु में वर्षाएं हो रही हैं। तो ये बताया गया है। लू तो आप पढ़ ही चुके हैं, थर्ड जो आपकी वर्षा है ये लू तो आप पढ़ ही चुके हैं। थर्ड सब पॉइंट आप डाल लेना, केवल लू हेडिंग डाल के छोड़ देना, लिखना मत लू में, लू तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं सेकंड पॉइंट में। अब अगला यहाँ पे चौथी पॉइंट है आपका काल बैसाखी। इसमें आप चौथा पॉइंट ही बना देना, इससे चौथा सब पॉइंट बना देना इसमें काल बैसाखी। काल बैसाखी का मतलब ये होता है, बैसाखी का महीना वैसे अगर देखें तो ये मार्च अप्रैल का महीना बोला जाता है बैसाखी का। हमारे देखिए बैसाखी का मतलब ये है कि हिंदी महीने हैं। अभी आप हिंदी महीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे, आप हिंदी महीने भी इसमें आए हैं चैप्टर में। तो अभी आप ये मार्च अप्रैल का महीना होता है, बैसाख का महीना बोला जाता है ये अमूमन। तो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर काल बैसाखी के बारे में कि असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये पवनें जो हैं ये भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं, और ये क्या करती हैं, यानी कि ये भयंकर तबाही मचाती हैं। ये चाय पटसन और चावल के लिए पवनें अच्छी होती हैं, यहाँ पे लिख लेना ये। इसके अलावा इसी में लिख लेना सब पॉइंट करके, असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है, यानी कि काल बैसाखी को असम में क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा, और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख लिया होगा। तो ये ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ तूफान हैं, स्थानीय तूफान है, जिनके बारे में आपने जिक्र कर लिया और पढ़ भी लिया। देखिए इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ना, इस चैप्टर से हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन उठकर आते हैं। आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, यकीन मानिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे किसी भी एग्जाम में। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ऋतु यानी वर्षा ऋतु हमारी, ये तीसरी हेडिंग आपकी जो है मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु यानी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बारे में अगर हम बात करें तो सीधी सीधी वर्षा ऋतु में हम पहुंचते हैं। देखिए वर्षा ऋतु की हमारे यहाँ दो धाराएं हमें देखने को मिलती हैं, यानी हमारे यहाँ दो धाराएं बढ़ जाती हैं वर्षा ऋतु की। एक तो हमारे यहाँ अरब सागर धारा शाखा बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी शाखा बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है मानसून ऋतु में या वर्षा ऋतु में, वो वर्षा हमारे यहाँ दो धाराओं से प्राप्त होती है, दो शाखाओं से प्राप्त होती है। एक तो यहाँ पर अरब सागर शाखा है और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। और तो बाकी बातें तो आप सब जानते हैं कि कैसे आता है, कैसे आगमन होता है, कैसे ITCZ की वजह से व्यापारिक पवनें यहाँ तक पहुँचती हैं, वो सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो मैं बाहर से फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी तीसरी, यानी कि आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु हेडिंग डाल ली होगी। तो यहाँ पर इसमें आप लिख लेंगे पहला पॉइंट कि भूखंड पर मानसून जो है दो शाखाओं पहुँचती है, यानी भूखंड पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये दो शाखाओं पहुँचती है। इसकी पहली शाखा यानी पहला सब पॉइंट इसमें आप डालेंगे यहाँ पर, ये है अरब सागर की मानसून पवन है, यानी पहला पॉइंट इसमें आप डालेंगे, पहला सब पॉइंट इसका। यहाँ पर इसे ए सब पॉइंट बना दीजिए, क्योंकि इसमें रोमन अंक तो नीचे चले हैं, तो यहाँ पर इसे ए सब पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। यानी अरब सागर की मानसून पवन है। अरब सागर वाली शाखा के बारे में आप परिचित हैं, ठीक है। यानी हम थोड़ा मैप पर आपको दिखा दे रहे हैं, यानी अरब सागर की शाखा अरब सागर से आ रही है, अरब सागर है ये, अरब सागर से इस तरह शाखा आ रही है ये, ठीक है। ये आगमन हो रहा है अरब सागर से हो रहा है। और अरब सागर से आने के उपरांत क्या होता है, जो पश्चिमी ढाल है हमारा सह्याद्री जिसे बोलते हैं, उस पर अच्छी खासी वर्षा होती है। इस वाले रीजन में ये अच्छी खासी वर्षा करता है, क्योंकि सह्याद्री जो है ऊंचा स्थान है, तो यहाँ पर इसका जो पवनाभिमुखी ढाल है यानी पवन की ओर वाला ढाल है यहाँ पर, तो वहाँ पर इसकी अच्छी खासी वर्षा होती है। यानी यहाँ पर काला काला देख रहे हैं आप, यहाँ पर वर्षा जो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहीं इसका जो अपोजिट वाला ढाल है, यानी ये जो ढाल है इसके पीछे वाला ढाल है, इसके पवन का विमुख वाला ढाल है, तो विमुख वाले ढाल में वर्षा हो ही नहीं पाती है। तो वर्षा ना हो पाने की वजह से ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, यानी वृष्टि प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आपके ये जो आपका मानसूनी है, यानी कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है या वर्षा ऋतु वाला मानसून है, इससे वर्षा यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं हो पाती है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए अब नोट कर लेते हैं। देखिए मैं जो समझाने वाला होता है समझा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना इसी में ही पहला सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट इसी में ही, पहला सब पॉइंट है इसी में। यहाँ पर आप लिख लेना इसमें पहला सब पॉइंट कि इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकता है, यानी यहाँ पर लिखना कि इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल पर, यानी इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल पर पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। ये लिख लेना आप। और इसी में ही सब पॉइंट अब आप लिख लेना कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, कि परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है, और कम वर्षा वाला ये क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ये आपने देख लिया होगा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। अब देखिए इसमें अगला आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पर ये इसकी जो दूसरी शाखा है, यानी अरब सागर शाखा की ये दूसरी शाखा है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, इसकी दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों, यानी तापी नदी घाटियाँ जो हैं, तापी नदियों की घाटियों, लिख लेना नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत के में दूर तक से होकर मध्य भारत, यानी तापी की मध्य से होकर, जहाँ पे लिख लेना नदी घाटियों से होकर मध्य भारत में छोटा नागपुर में ये 15 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। कितनी वर्षा करती है, 15 सेंटीमीटर वर्षा करते हुए ये वर्षा करती है। और ये एंड में कहाँ मिल जाती है, और गंगा के मैदान में ये बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती है। देखिए इस तरह से आप लिख लेना, ये दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य भारत से होते हुए ये छोटा नागपुर पठार पर 15 सेंटीमीटर वर्षा करती हुई ये गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। तो ऐसे करके पॉइंट जो है शॉर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी तीसरी शाखा की बात करें, तीसरी शाखा इसकी जो है, तीसरी शाखा ये वाली शाखा होगी, ये जो कच्छ और सौराष्ट्र वाले रीजन में ये वाली शाखा होगी, तीसरी शाखा इसकी जो है वो ये वाली शाखा होगी। तो तीसरी शाखा की बात करते हैं इसकी, तो तीसरी शाखा जाके इसकी जो है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसी में ही। इसकी तीसरी शाखा जो है सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। और यहाँ पर आप लिख लेना जो अरावली के साथ साथ, यानी जो आपके राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो अरावली के साथ साथ यहाँ लिख लेना पश्चिमी राजस्थान को, जो अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसी में सब पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेना है ये इसी में ही सब पॉइंट थर्ड में ही कि पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी के, यानी यहाँ पर लिख लेना पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से मिलकर जो है, बंगाली खाड़ी से मिलकर क्या हो जाती है, थोड़ी प्रबल हो जाती है। यानी आप लिख लेना यहाँ पर कि पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से मिलकर, बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर प्रबलित होकर, प्रबलित का मतलब होता है थोड़ा प्रबल हो जाती, मजबूत हो जाती, प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ थर्ड का सब पॉइंट कि पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर प्रबलित होकर, शाखा से मिलकर प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। तो ये तो आपने अरब सागर की मानसून पवनों के बारे में जान लिया था। यानी अरब सागर की पवनें जो है हमारे भारत में, इसकी 3 शाखाएं घुस रही हैं। वो तीनों शाखाओं का जिक्र कर लिया, एक सह्याद्री वाली शाखा का जिक्र कर लिया हमने, और आपकी जो दूसरी शाखा थी आपकी नर्मदा तापी नदियों के मध्य से जो होकर जा रही थी, छोटा नागपुर पठार पर जाकर वर्षा कर रही थी, उसके बारे में जिक्र कर लिया। और कच्छ के रण से सौराष्ट्र से जो शाखा घुस रही थी उसका भी जिक्र कर लिया। ऐसे करके आपने तीनों ही शाखा इसकी देख ली। अब यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून की अगली जो हेडिंग है, बी सब हेडिंग जो आप डालेंगे, वो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। यानी बंगाल की खाड़ी पर वर्षा करने वाली मानसून पवनें, ये कौन सी पवनें हैं वो हम देखेंगे यहां पर। अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाली पवनों की स्थिति क्या होती है, ये कुछ पवनें क्या होती हैं, यहाँ से आती हैं और आने के उपरांत ये अराकान युमा की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे टकरा जाती हैं। यहाँ टकराने की वजह से क्या होता है, ये पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होकर कुछ पवनें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, कुछ पवनें इस ओर ऐसे आ जाती हैं। ये समझ, यानी ये एरो समझना है, यहाँ पर जो मैं एरो बना रहा हूँ उस एरो की दिशा समझना। कुछ पवनें ऐसे निकल जाती हैं इससे टकराने के बाद, अराकान युमा की जो पहाड़ियां हैं म्यांमार में, तो इससे टकराने के बाद, और कुछ पवनें यहाँ पर ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो ऐसे करके इसे बंगाल की खाड़ी की शाखा का नाम दिया गया है। पवनें यही हैं, दक्षिण पश्चिमी पवनें ही हैं, यानी यही पवनें हैं। ये यहाँ पर इससे थोड़ा ऊपर उठ के क्या करती हैं, इधर वर्षा नहीं करती हैं, सीधी निकल जाती हैं। सीधी निकलने के बाद क्या करती है, बंगाली खाड़ी से फिर से पुनः नमी ले लेती हैं, और नमी लेकर जैसे अराकान की पहाड़ी पड़ती है वहां से ये टर्न ले लेती हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर इसलिए इसे बंगाली खाड़ी की मानसूनी पवनें इसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, इसमें पहला पॉइंट कि इसमें यही है, यह शाखा, पहला पॉइंट। देखिए मैं पॉइंट अब देखिए लिखवाते जा रहा हूँ, लिखवाना इसलिए है क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये लिख लेना कि यह शाखा क्या करती है, यह शाखा म्यांमार के तट तथा, यहाँ लिख लेना, यह शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश, यहाँ लिख लेना, यह शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है। यानी यह शाखा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहला पॉइंट लिख लेना इसमें, इसी में ही सब पॉइंट लिख लेना। किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। ये पहले का सब पॉइंट हो गया। मैंने आपको अभी दिखाया था इमेज में, कैसे मैप में मैंने बताया था कैसे रिवर्स हो जाती है, यहाँ से पवनें जो आती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, वो मैंने बताया था। तो वो इसे रिवर्स कर देती है। तो ये इस प्रकार से ये क्या करती है, इस प्रकार से ये पवनें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, यानी कि यहाँ पर इसी में सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा में की अपेक्षा ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यानी इस प्रकार की दिशा जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा, नहीं दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवेश करना चाहिए, उसकी अपेक्षा कैसे प्रवेश करता है, दक्षिणी दिशा से और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। इन दक्षिणी दिशा कौन सी हुई ये बता दे रहा हूँ, यानी करना चाहिए दक्षिण पश्चिमी दिशा से, लेकिन ऐसा नहीं करता है, ये ऐसे करके प्रवेश करता है, ऐसे करके प्रवेश करता है, ऐसे करके प्रवेश करता हुआ आता है यहाँ पर, और एक शाखा इसकी ऐसे घुस जाती है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा पहले के दोनों सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे पहुंचने पर फिर से हिमालय आ जाता है, यानी इनके सामने जैसे ही आगे पहुंचे आगे बढ़े फिर से यहाँ पे हिमालय पर्वत स्थित है। अब हिमालय की वजह से फिर से दो भागों में बट जाती है। हिमालय के समानांतर पहुंचकर फिर से शाखा एक इधर निकल जाती है और एक इधर चली जाती है, फिर से 2 शाखाओं में बट जाती है। तो ये बात बताई गई है यहाँ पर। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर अब आप नोट करेंगे इसी में, सेकेंड पॉइंट इसी में कि हिमालय पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापी निम्न दाब के प्रभावाधीन ये 2 भागों में पुनः बट जाती है, ये 2 भागों में बट जाती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे इसमें, सेकंड का पहला सब पॉइंट इसमें, एक शाखा जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है। यानी एक शाखा क्या होता है कि भाई गंगा के मैदान की ओर बढ़ पड़ती है, यानी यहाँ से ऐसे बढ़ पड़ती है, ये वाली शाखा पश्चिम की ओर चल देती है एक शाखा, ठीक है। इसी में सेकंड का पहला सब पॉइंट। और दूसरी शाखा यहाँ पे लिख लेना, पहला मैदान की ओर पहुँचती है, ये बात आपने लिख ली होगी, देखिए बार बार मैप थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेना कि एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिमी की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है।
और सेकंड सब पॉइंट इसी में ही सेकंड का दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। दूसरी शाखा कहाँ बढ़ती है? उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यानी आपने ये वितरण देखा जो अराकान योमा से यहाँ से ये पवनें आई थी, अराकान योमा से टकराई पवनें और टकराने के उपरांत ये पवनें ऊपर की ओर बढ़ गई, दक्षिण की दिशा से प्रवेश करती हैं यहाँ पर बांग्लादेश में, और प्रवेश करने के उपरांत फिर से हिमालय से टकराती है। हिमालय से टकराने के बाद एक हिस्सा जो है इनका इधर निकल जाता है और एक हिस्सा इनका इस साइड में निकल जाता है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आपने वो नोट कर लिया होगा, यानी कि सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लेना कि दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यहाँ पर जहाँ इसकी एक उपशाखा जो है मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। इसी में सेकंड में पॉइंट लिख रहे हैं कि दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है, जहाँ इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है, गारो और खासी पहाड़ियों में टकराती है। और इसी में ही नोट करके यहाँ पर लिख लेना, इसी के जस्ट नीचे नोट करके लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसम राम जो है विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मौसम राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्थितियां आपको देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर जो आपका जो देखिए पहली बात तो ये जो आपकी अरब सागर शाखा है, अरब सागर शाखा ने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, अरब सागर शाखा ने इस वाले पोर्शन पे वर्षा नहीं की। दूसरी बात यहाँ पर जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा थी वो भी निकल गई। बंगाली खाड़ी वाली शाखा ये ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि बंगाली खाड़ी की शाखा के समानांतर पड़ता है, पैरेलल में पड़ता है, ये समानांतर पड़ता है, यानी ये तट और ये समानांतर पड़ रहा है, तो बंगाली खाड़ी शाखा का टकराने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बंगाली खाड़ी शाखा भी इस पर वर्षा नहीं कर पा रही है। तो ऐसे करके यहाँ पे तमिलनाडु वाला हिस्सा जो है वो छूट जाता है। ऐसे करके तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है उस पर वर्षा नहीं हो पाती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इस तरह से अरब सागर शाखा और जो बंगाली खाड़ी शाखा है वो तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं कर पाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु तट क्यों छूट जाता है जिस पर वर्षा नहीं हो पाती है, वो रीजन यही है। अब यहाँ पर अगला नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे नोट तो ये लिख लिया, अब नोट अगला नोट 2 करके लिखेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, ऐसे करके प्रश्न चिन्ह मार देना। तो इसके रीजन आप लिख लेना। पहला रीजन इसका ये है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पर्वतों के समानांतर पड़ता है। मैंने दिखा दी स्थिति, समानांतर कैसे पड़ रहा है वो मैंने स्थिति बता दी। दूसरी बात यह है कि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। जो आपकी अरब सागर शाखा है इसके जो किस में पड़ रहा है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ रहा है। तो आपने दोनों कारण यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा न होने के कारण देख लिए, ये पूछे जाते हैं कारण अक्सर करके। तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 ऋतुएं तो मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग 3 ऋतुएं तो आपने पढ़ ली। अब अगली ऋतु यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए कुछ बातें जो कॉमन सी बातें वो आप ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा जो है पूरे देश में, जो हमारी सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। देश की 3/4 वर्षा इसी से होती है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं और आगे मैं लिखवा भी दूंगा। तो अब यहाँ पर अब चौथी जो मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो ऋतु है वो है मानसून निवर्तन की ऋतु, यानी मानसून लौटने की ऋतु। यानी ये ऋतु तो आपने देख ली कब से कब तक रहती है कि आपकी जून से लेकर जुलाई अगस्त तक रहती है वर्षा ऋतु। अब मानसून निवर्तन की ऋतु कब से है? सितंबर अक्टूबर नवंबर जो है मानसून के निवर्तन की ऋतु बोली जाती है, यानी मानसून के लौटने की ऋतु बोली जाती है। क्योंकि ITCZ जो होता है वो नीचे की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है। नीचे की ओर खिसकने की वजह से क्या होता है कि भारत के उत्तर में, यानी कि आपके जो तिब्बत का पठार है वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यानी यहाँ पर एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और नीचे जो है लो प्रेशर जोन बनने लगता है। तो लो प्रेशर जोन बनने की वजह से पवनें जो होती हैं वो धरातल से नीचे की ओर खिसकने लगती हैं, धरातल से नीचे की ओर आने लगती हैं। तो ये ऐसे कर क्या होता है कि भाई उस समय तक हमारे यहाँ क्योंकि पहले वर्षा ऋतु होती रहती है, तो वर्षा ऋतु को रहने की वजह से हमारी जो धरातल होता है, धरातल में नमी होती है। नमी होने की वजह से क्या होता है कि ये पवनें जब आती हैं तो अपने साथ उस नमी को ग्रहण कर लेती हैं। नमी को ग्रहण करने की वजह से हमारे प्रायद्वीपीय भारत में इस निवर्तन की वजह से वर्षा मिल जाती है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आप वही पॉइंट लिखेंगे। चौथी हेडिंग आपने डाली होगी मानसून के निवर्तन की ऋतु। इसमें अब आप लिखेंगे पहला पॉइंट यहाँ पर कि लिखेंगे यहाँ पर कि मानसून सितंबर के अंत तक मानसून सितंबर के अंत तक यह राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। यानी कि सितंबर के अंत तक जो मानसून है वो कहाँ से कहाँ तक इन सबसे लौट चुका होता है। पहला पॉइंट आपका यही है। अगला पॉइंट है इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट पहले का कि अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित ये हो जाता है। यानी यहाँ पर लिख लेना अक्टूबर के आरंभ में क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी भाग है
और नवंबर के शुरू में ये कहाँ पे पहुंच जाता है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। यानी मानसून क्या होता है, अक्टूबर के आरंभ में बंगाली खाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है मानसून, क्योंकि ITCZ नीचे की तरफ खिसक गया है, इस वजह से मानसून भी खिसकने लगा है। तो ये यानी उत्तर अक्टूबर के आरंभ में कहाँ तक पहुंच जाता है, बंगाली खाड़ी पहुंच जाता है और उत्तरी भागों में स्थित होता है, और नवंबर तक काम हो जाता है जो है कर्नाटक तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है मानसून। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। अब निवर्तन की वजह से क्या होता है, निवर्तन की वजह से चूंकि जो धरातल है, धरातल में अभी भी गर्मी मौजूद होती है, धरातल में अभी भी नमी मौजूद होती है, नमी मौजूद होने की वजह से ऊपर से पवनें होती हैं, रिवर्स हो रही होती हैं, रिवर्स होने की वजह से क्या होती है, पवनें अपने साथ ये नमी को ले लेती हैं। तो नमी को ले लेने की वजह से क्या होता है कि उमस पैदा हो जाती है। आप देखते होंगे कि एक तापमान अच्छा खासा होता है, आर्द्रता होने की वजह से जमीन में अभी भी नमी होती है, नमी होने की वजह से मौसम कष्टकारी बोला जाता है। नहीं, आप कहते नहीं बहुत उमस वाला मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप मौसम हो रहा है, तो वो ये उमस भरा मौसम जो होता है, उमस भरा मौसम जो होता है वो इसे कार्तिक मास की ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अब आप नोट करेंगे, यहाँ पर अब आप कि निवर्तन से तापमान बढ़ने लगता है, निवर्तन से तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम काश्तकारी हो जाता है। यानी हम कहते नहीं कि उमस टाइप हो गया मौसम, तो उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं के कारण क्या होता है, मौसम हमारा काश्तकारी हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कार्तिक मास की ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। यानी आप देखते होंगे अक्सर बहुत ज़्यादा बीमारियां जो देखने को मिलती हैं वो इसी टाइम पर, कार्तिक मास की ऊष्मा के टाइम पर आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। अब देखिए मानसून के निवर्तन के कारण क्या होता है कि निवर्तन से हमारे उत्तर भारत में, यानी थर्ड पॉइंट अब हम नोट करेंगे, निवर्तन से जो है उत्तर भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। और यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा वाले महीने सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो आप बता देंगे अक्टूबर और नवंबर वाले। ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। देखिए ये चीजें जो डिफरेंस है, ध्यान रखना कि हमेशा हमारे यहाँ वर्षा का वितरण है, उत्तर भारत वाला वर्षा का वितरण अलग है, दक्षिण भारत वाला वर्षा का वितरण अलग है। तो आप एक जैसे सूत्र में पिरो मत देना कि भाई वर्षा एक जैसी हो रही हो, एक जैसी नहीं हो रही। इसी मारे तो मौसम वैज्ञानिकों वाली ऋतु आपको अलग से बताई गई है ताकि आप समझ सकें। मौसम वैज्ञानिकों वाली ऋतु का पढ़ाना का रीजन यही था कि आप समझ सकें किस प्रकार से हमारे यहाँ वितरण हो रहा है वर्षा का। तो आपके यहाँ अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाले महीने कौन से हैं, तो आप बता देंगे अक्टूबर और नवंबर। और आपके यहाँ कौन से हैं, आपके बता देंगे जो आपके जून जुलाई बोल सकते हैं, या फिर ठीक है, या फिर जुलाई का महीना सबसे ज्यादा वर्षा वाला है उत्तर भारत में, या आप बता सकते हैं ऐसे करके। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट करना है यहाँ पर, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, जो मैंने अंडरलाइन किया बोला लाइन, वो आप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि देखिए इस ऋतु में जो निवर्तन वाली स्थिति है, मैंने बताया था निवर्तन में क्या होता है, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ पर जैसे सितंबर के महीने तक क्या होता है, समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, समुद्र एकदम गर्म नहीं होता है, तो धीरे धीरे जब समुद्र की सतह का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर इसका जो पानी है भाप बन के ऊपर उठने लगता है। भाप बन के ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे चक्रवातों का निर्माण होता है। और जो चक्रवात होते हैं उन चक्रवातों की यहाँ पर टकरावट जो होती है, टकराती है चक्रवात, वो हमारे जो तमाम प्रभाव बह रहे हैं, जेट प्रभाव जो बह रहे हैं, उनसे ये चक्रवात हमारे पूर्वी तट पर भारी तांडव मचाते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट अब आप नोट कर लेना। थर्ड पॉइंट तो आपने लिख ही लिया, चौथा पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर कि इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं, अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर, दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर तबाही मचाते हैं, पूर्वी तट पर तबाही मचाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस ऋतु में, लिख लेना आप, इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर यह तबाही मचाते हैं। तो ऐसे करके आपने जो मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग वर्षा का वितरण था वो आपने देख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चुनिंदा बातें हैं, जैसे अब हमारा भारतीय परंपरागत ऋतुएं जो बताई गई हैं कि भारतीय परंपरागत ऋतुएं भारतीय कैलेंडर के हिसाब से ऋतुएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए चूंकि ये जो ऋतुएं हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसलिए ये भारतीय ऋतुएं आपको याद होना बहुत आवश्यक है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को हमने द्विमासिक, यानी कि मौसम वैज्ञानिकों ने चार ऋतुओं में डिवाइड किया है, वहीं हमने भारतीय परंपरा के हिसाब से हमारे यहाँ दो मास के हिसाब से ऋतुओं को हमने डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर आप लिख लेना कि भारतीय परंपरा, लिख लेना इसमें पहला पॉइंट कि भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ऋतुओं की, बंटवारे की व्यवस्था है, ऋतुओं की यह व्यवस्था है दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती। इन दक्षिण भारत की ऋतुएं आप जानते हैं
उनसे ये मेल नहीं खाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में आप जानते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो दक्षिण भारत में ये ऋतु व्यवस्था काम नहीं आती है, केवल उत्तर भारत के लिए सीमित है। ये बात जान लेना और लिख भी लेना। ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप वही है भाई, आप अपनी ये बना लेना टेबल। एक तरफ ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से महीने, यानी कि आपकी बसंत ऋतु जो बोली जाती है, एक चैत्र वैशाख का महीना, नहीं चैत्र का महीना मार्च का होता है, वैशाख का अप्रैल का होता है। ग्रीष्म ऋतु जो बोली जाती है गर्मी वाली, ये बोली जाती है ज्येष्ठ आषाढ़, यानी मई जून के महीने को ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद महीना जो होता है जुलाई अगस्त में, ये वर्षा ऋतु होती है। शरद ऋतु जो होती है वो आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ऋतु जो होती है आपकी वो मार्गशीर्ष और पौष के बीच में रहती है, नवंबर दिसंबर के बीच रहती है। शिशिर माघ फाल्गुन और जनवरी फरवरी। देखिए आपको एक बात बता दूं, अक्सर अभ्यर्थी शरद ऋतु को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शरद ऋतु कब होती है। अक्सर अभ्यर्थी शरद ऋतु को जो है शीत ऋतु समझ बैठते हैं, जबकि शरद ऋतु अलग है, शीत ऋतु अलग है। शीत ऋतु को हमने डिवाइड जो किया है वो किया है मौसम वैज्ञानिक अकॉर्डिंग, और शरद ऋतु यहाँ पर डिवाइड है जो हिंदू यानी कि जो आपका हिंदू कैलेंडर है, भारतीय परंपरा, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड है। यानी कि अगर हम शीत ऋतु को अगर हमें देखना होगा तो शीत ऋतु हम यहाँ पर शिशिर ऋतु को शीत ऋतु मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शीत ऋतु अगर देखें तो शिशिर ऋतु को शीत ऋतु मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जबकि शरद ऋतु अलग ऋतु है। शरद ऋतु यानी कि आप वही है कार्तिक मास की उष्मा वाली ऋतु जो है उसे शरद ऋतु यानी निवर्तन वाली ऋतु को शरद ऋतु बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, और ये शरद ऋतु पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ये टेबल आप बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चैप्टर भी एंड होने वाला है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में कुछ थ्योरियां दी गई हैं। उनमें एक वर्गीकरण है, कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन एक जलवायु वैज्ञानिक है, इनका वर्गीकरण बहुत प्रचलित वर्गीकरण है, तो वो मैं बता दूंगा कितने प्रदेशों में बांटा गया है, वो मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि भारतीय जो वर्षा है इस पर तापमान और वर्षा ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनका असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप पहले तो हेडिंग आपकी ये पड़ेगी भारत के जलवायु प्रदेश, ये हेडिंग आपने डाल ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें पहला पॉइंट कि तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। पहली बात ये जान लेना, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है वो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हमारे यहाँ चल रहा है। कोपेन ने कितने तरह का वर्गीकरण बताया वो हम देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर। सेकंड पॉइंट कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के 5 प्रकार माने हैं। यानी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कितने प्रकार माने हैं? 5 प्रकार माने हैं। तो सेकंड का पहला सब पॉइंट अब आप यहाँ पे नोट करेंगे। इसमें पहला सब पॉइंट है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 सेल्सियस से ऊपर रहता है। सेकंड सब पॉइंट शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ पर तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है शुष्क जलवायु में, और शुष्कता कम होने पर लिख लेना यह अर्धशुष्क एस, और शुष्कता अधिक होने पर ये बेट यानी कि डब्ल्यू का होता है, ये लिख लेना ये। थर्ड सब पॉइंट गर्म जलवायु कौन सी होती है? जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ये गर्म जलवायु कहलाती है कोपेन के अनुसार। अगला चौथा सब पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर। चौथा सब पॉइंट आप इसी में नोट करेंगे, इसी में कि भाई हिम जलवायु कौन सी होती है। हिम जलवायु का मतलब ये है कि जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और सबसे ठंडे महीने का -3 डिग्री सेल्सियस होता है, वो हिम जलवायु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वीं जलवायु है बर्फीली जलवायु। देखिए बर्फीली जलवायु क्या है? जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो उसे बर्फीली जलवायु की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि भाई ये 5 प्रकार की जलवायु में वर्गीकरण किया। भारत में कोपेन का ही वर्गीकरण ले लिया गया है, बस कोपेन के वर्गीकरण को थोड़ा और विस्तारित कर दिया है हमने। तो भारत के जलवायु प्रदेश आपके सामने है, मैं दिखवा दे रहा हूँ और 1 बाय 1 करके नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। बस आप लिख लेना भारत में संख्या लिख लेना, संख्या आप लिख लेना, ज़्यादा मत लिख लेना, यानी आप ये इमेज मत बनाना। केवल आप एनसीईआरटी में एक बार देख लेना इस इमेज को। मैं नंबरिंग डाल दे रहा हूँ कौन कौन से प्रदेश हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ध्रुवीय प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, ये गर्म मरुस्थलीय का प्रदेश है। ये जो है स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश है, यहाँ पे तीसरा प्रदेश ये हो गया। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रदेश ये चौथे नंबर पर आ जाता है आपका, देख पा रहे हैं। यहाँ पर लघु ग्रीष्म ठंडी आलशीत ऋतु वाला प्रदेश ये 5वें नंबर का आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऐसे करके यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है हमारा, ये वाला नीचे वाला, ये 6वें नंबर पर है। और यहाँ पर लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश 7वें नंबर पर, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश 8वें नंबर पर, और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश 9वें नंबर पर। देखिए वैसे तो ये 9 प्रदेश बन रहे हैं, लेकिन आपकी किताब में 8 प्रदेशों का जिक्र किया गया है।
आपकी किताब में, यानी कि आपकी किताब से संबंधित, मतलब किताब में नहीं दिया है, मतलब कुछ आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पे बताया गया है कि भारत में जो जलवायु प्रदेश हैं वो 8 प्रदेशों में डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी जो भाषा है BSHW, तो वही BSHW भाषा यहाँ पर रखी गई है, ये वाली। यहाँ पर इन्होंने इसे बस हिंदी में चेंज कर दिया है, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु बना दिया है, वैसे भाषा सेम वही है BSHW। इनके जो अंक हो, यानी इनके जरिए व्यक्त करते हैं, ये देखिए SHW, ये सब ये व्यक्त करते हैं, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है, इन्हें व्यक्त करने का इनका माध्यम है ये। तो ये सब हमारे लिए पढ़ने का इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी हमारे 8 जलवायु प्रदेश हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है। तो नोट करके अब आप यहाँ पे लिख लेना, नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि भारतीय क्षेत्र को कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग 8 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वही है AMW। देखिए आपके ऊपर ऐच्छिक रूप से छोड़ देता हूं मैं, जिसे लगता है या फिर जो गहनता के साथ जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी रखा है जिसने, वो ये नोट डाउन कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखा है वो ये नोट डाउन कर ले, और जिसने अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं रखा है वो नोट डाउन ना करे, वो केवल ये लिख ले कि भारत में 8 जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है, वो इतना लिख ले। मैंने दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, यानी ये टेबल वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं जिनका ऑप्शनल है, और जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है वो आप केवल इतना लिख लीजिए कि भारत में 8 जलवायु प्रदेश हैं। अब देखिए कुछ नोट डाउन करके कुछ और बातें रह गई हैं, छोटी भूली बिसरी बातें, वो भी हम लिखवा दे रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक छेड़ दिया है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या होता है, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, उससे कैसे वृद्धि होती है वो आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर उस भूमंडलीय तापमान को जानने से पहले कुछ पॉइंट और हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये इन्होंने भी बताया, आंकड़ा बताया है, ये नोट बन करके यहाँ पे लिख लेना ये वाला पॉइंट आप, कि भारत की 64% जनसंख्या, यानी यहाँ लिख लेना भारत की 64% जनता खेती पर निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है, और 3/4 हमारी जो वर्षा है, 3/4 वर्षा जो है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यानी लिख लेना आप कि भारत की 64% जनता खेती पर निर्भर करती है और 3/4 वर्षा हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है, ठीक है। ये नोट 1 हो गया आपका। अब नोट 2 करके यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, भूमंडलीय तापमान को हम पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ा भी चुके हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पर केवल आप कुछ पॉइंट है वो लिख लेना। देखिए नोट 2 भी एक रह गया है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये रह गया। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है नोट 2 करके, ठीक है, ये लिख लेना आप कि उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, यानी जो आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है। तो उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है वो रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यहाँ पे लिख लेना पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक तरह का शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, जो कि जेट प्रवाह के द्वारा भारत में प्रवेश करता है। तो ब्रैकेट में लिख लेना पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है ये। तो नोट 2 करके लिख लेना लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जिक्र किया गया है कि भाई कौन सी गैसें जो है भूमंडलीय तापमान को बढ़ाने में सहायक है, वो बताया गया है। तो नोट 3 करके आप यहाँ पे लिख लेना ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में लिख लेना हरित गृह गैसें करके लिख लेना हरित गृह गैसें। तो हरित गृह गैसों में कौन कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपकी, ये तो मुख्य गैस है ही है। इसके अलावा मीथेन आती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, ओजोन आती है और नाइट्रस ऑक्साइड आती है, ठीक है। तो ये आपकी जो गैसें हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी हरित गृह गैसें बोली जाती हैं। ये आप नोट 3 में लिख लेना। ऐसे करके आपका भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए चैप्टर लेंथी था, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना पूरा प्रयास किया, अपना यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। देने की कोशिश इसलिए की है कि भाई आप लोग जो इधर उधर भटकते फिरती हो और आपको जो एक्यूरेट कंटेंट नहीं मिल पाता है, अगर आप एनसीईआरटी को ही ढंग से पढ़ लें। एनसीईआरटी को मेन रीजन यही है कि भाई यूट्यूब पे पहले से कोई वीडियो पढ़े नहीं है, एनसीईआरटी के ऊपर लोगों ने इतना डीपली एनालिसिस नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको जब डीपली इतना पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग प्रॉपर में नोट्स बनाइए, प्रॉपर में पढ़िए। आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं, जलवायु से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अगर आप प्रॉपर में ये चैप्टर ये नोट डाउन कर लेंगे और 2 बार कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा जलवायु से संबंधित, ठीक है। इस वीडियो से जुड़े हुए जो आपके एमसीक्यू वाला पोर्शन था उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो आप लोग उस लिंक पर जाकर इससे संबंधित जो है आप प्रश्नों को जो है लगा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने यहाँ से कितना सीखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।